मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ फिर एक बार जुड़े हैं श्री रमेश पांडे जी और हम लगातार इनसे चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव के संदर्भ में। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर और हम एक ऐसे भी शख्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो इस समय पर्दे के पीछे है लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है छत्तीसगढ़ भाजपाई राजनीति का। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, जो 8 बार जीतकर एक बहुत बड़ा कद भारतीय जनता पार्टी में हासिल कर चुके हैं। तो पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज सुबह की हम चर्चा करें तो विधायक दल की बैठक 9 को संभव, 100 सांसद पद से इस्तीफा दिया और रेणुका सिंह का बयान आ गया, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगी। और मुख्यमंत्री रमन सिंह भी बैकफुट पर जाते दिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, सरकार आते ही 18 लाख गरीब परिवारों को मकान, पीएससी घोटाले की जांच और महतारी वंदन योजना शुरू होगी। तो चलिए आज शुरू करते। बताइए आप इस पर क्या सोच रहे हैं? मुख्यमंत्री पर आप अभी भी अडिग हैं या कुछ और अंतर आप देख रहे हैं? देखिए, हम लोग जो एक दिन पहले 2 दिन पहले बात किए थे, उस दौर में ये चल रहा था कि मुख्यमंत्री के रेस में कौन कौन लोग हैं, क्या हो सकता है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल आज तक की ताजा खबर है उसमें ये साफ हो गया है और दिल्ली में भी इस बात की चर्चा है और मीडिया के सूत्रों द्वारा भी ये बात बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों स्थानों पर नए चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में ला रही है। अब नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में कौन होगा, इस बात को लेकर के कशमकश जारी है। हालांकि जो मेरी जानकारी में है, जो मैं समझता हूं, उसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पहले से ही ये तय कर रखा है कि किस राज्य में किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर सरकार आ जाती है तो। संभवतः संयोगवश और एक अच्छा प्रयोग रहा भारतीय जनता पार्टी का कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, बहुमत से सरकार आ गई है। अब मुख्यमंत्री पद के लिए ताजपोशी होनी है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं। पार्टी ने तीनों राज्यों में जिन जिन को चुनाव प्रभारी बनाया था, उन चुनाव प्रभारियों से एक रिपोर्ट मंगाई गई। वो रिपोर्ट संसदीय बोर्ड की बैठक में रखी गई और संसदीय बोर्ड की बैठक में मंथन किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी अलग से बैठकें की और उन बैठकों में इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम पर चर्चा की गई। अब जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, तो छत्तीसगढ़ में यह साफ हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं। अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा, उस पर 3-4 नामों पर चर्चाएं चल रही थी। अरुण साव के नाम पर चर्चा चल रही थी, ओपी चौधरी के नाम पर चर्चा चल रही थी और आदिवासी चेहरों में लता उसेंडी, रेणुका सिंह और विष्णुदेव साय के नामों पर चर्चा चल रही थी। तो ये तो हालांकि पब्लिक है, चर्चाएं करती रहती हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाति में विश्वास नहीं रखते हैं, क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते हैं, स्थानीय संस्कृतिवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका मानना है और उनका जो स्वभाव है वो राष्ट्रवाद को प्रमुखता देते हैं। ऐसा व्यक्ति, वो चाहे किसी भी जाति का हो और किसी भी संप्रदाय का हो, अगर राष्ट्रवाद को प्रमुखता दे रहा है तो वह उनके नजरिए से बहुत प्रमुख व्यक्ति होते हैं।
अब छत्तीसगढ़ में जो लब्बो लुबाब होकर के 2-3 नामों में मुख्यमंत्री पद का नाम सिमट के रह गया है, वो है अरुण साव, ओपी चौधरी और रेणुका सिंह। रेणुका सिंह, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने ये बयान दे दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व जो जिम्मेदारी सौंपेगा वो उस जिम्मेदारी को निभाएंगी। अब आज 7 दिसंबर है, 6 दिसंबर को महत्वपूर्ण घटना एक क्रम ये हुआ कि जो सांसद विधायक चुने गए थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, उन लोगों ने अपने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इससे साफ जाहिर है कि जो लोकसभा सदस्य के रूप में केंद्र में काम कर रहे थे उनको राज्य में वापस भेज दिया गया है और राज्य के लिए काम करेंगे। उसमें अरुण साव का नाम सबसे भारी दिख रहा है, सबसे वजनदार है और गरिमामय है, गंभीर है। तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री के पद पर अभी तक सबसे प्रबल दावेदार के रूप में अरुण साव का नाम ही माना जा रहा है। 8 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई जाने की जानकारी है। अगर 8 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होती है तो उसमें विधायक दल का नेता लगभग चुन लिया जाएगा और उसके बाद मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा हो जाएगी। जी नहीं, जैसे आपने कहा कि 8 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद नामों की घोषणा होगी। आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रख पा रहा हूं, वो ये है कि कास्ट फैक्टर नहीं देखा जा रहा। अगर कास्ट फैक्टर नहीं देखा जाएगा तो सोशल इंजीनियरिंग की जो एक चर्चा चलती है, ओबीसी का एक हम चारों तरफ उभार देख रहे हैं, तो राष्ट्रवाद तो बोलने के लिए ऊपर का एक लुब्बो-लुआब है, लेकिन जो अंदर देख रहे हैं हम कि ओबीसी जीत की जो कुंजी है वो ओबीसी मानी जा रही है। उसके अलावा एक चीज और उभर के सामने आई है, आप भी इससे सहमत होंगे कि जो युवा वर्ग है वो बीजेपी से जुड़ रहा है। युवा वर्ग को प्रतिनिधित्व देना है और ये जितने भी वर्तमान में नेता हैं ये 50 से ऊपर, और अगर बड़े पदों पे करें तो वो 60-65 पे जा रहे हैं, और सामने 24 का चुनाव है। तो क्या ओपी चौधरी एक नया चेहरा नहीं हो सकते हैं जिनको लेके मुख्यमंत्री घूमे कि भाई देखिए ये हमने युवाओं को दिया, क्योंकि ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को संदेश भी देना पड़ता है। इस पर आप क्या देखिए, हम लोग प्रस्तुतिकरण गलत कर देते हैं। युवा चेहरा निश्चित रूप से नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, लेकिन आप देखें नौजवान युवा भारतीय जनता पार्टी से इसलिए जुड़ रहा है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई नौजवान प्रधानमंत्री नहीं है, नौजवान मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नौजवानों के प्राथमिकता पे काम करती है, इसलिए नौजवान जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या नौजवान है क्या? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी क्या नौजवान है क्या? जेपी नड्डा जी क्या नौजवान है क्या? तो नौजवान इनके साथ क्यों जुड़ रहा है? तो प्रमुखता यह नहीं कि नौजवान मुख्यमंत्री बने, प्रमुखता यह है कि नौजवानों के लिए जो मुख्यमंत्री काम करे वो मुख्यमंत्री बने, नौजवानों की जो बात सुने, नौजवानों से जो इंटरेक्ट हो वो मुख्यमंत्री बने। उसमें चेहरा नौजवान होना ये बात माने नहीं रखती। तो जो आशय हमारा है कि ओपी चौधरी नौजवान है इसलिए मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे, ये कोई जायज तर्क नहीं है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव जीता गया उसमें किसी जाति का, किसी नौजवान का ऐसा कुछ उनके मैनिफेस्टो में मुद्दा नहीं रहा, ना आदिवासी मुद्दा रहा, ना ओबीसी मुद्दा रहा। उनका मुद्दा रहा करप्शन, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। पीएससी स्कैम का मामला उन लोगों ने खोला, चावल में घोटाले का, पीडीएस में घोटाले का, कोयला में घोटाले का, शराब में घोटाले का, बहुत सारे मुद्दे उठाए। उन लोगों ने महादेव ऐप में घोटाले का मुद्दा उठाया। तो इस मुद्दे पर सरकार आई, किसानों के मुद्दे पर सरकार आई, कोई नौजवान को मुख्यमंत्री बनाने के मुद्दे पर सरकार नहीं आई है। तो ये बात हमको समझना पड़ेगा।
जी आगे देखिए, बताइए। इस पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा है कि ओपी चौधरी की एक नजदीकियां दिखी है, और रायगढ़ की सभा में उन्होंने कहा था कि अगर आप इसको मुख्यमंत्री, अमित शाह जी ने कहा था कि अगर आप इनको मुख्यमंत्री जिता देते हो तो बड़ा आदमी हम इनको बनाएंगे। दूसरी चीज, उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी जाती है ओपी चौधरी के साथ, कि उन्हें प्रशासनिक अनुभव है, और छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री भी एक आईएएस थे। तो क्या ये एक प्लस उनके पास नहीं जा रहा है? और प्लस जा रहा है तो इसकी आप कितनी संभावना देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ के जो पहले आईएएस मुख्यमंत्री थे उनका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा छत्तीसगढ़ के लिए। वो एक बार के बाद दोबारा चुनाव जीत करके नहीं आ पाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है वो नौकरशाहों पर भरोसा कम करते हैं। नौकरशाहों को खास जिम्मेदारी जरूर दे देते हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं देते हैं। आप स्थानीय क्षेत्र से लेकर के केंद्र तक की चीजों को देख लीजिए। ओपी चौधरी बहुत योग्य आदमी है, बहुत ही प्रशासनिक क्षमतावान आदमी है। तो सरकार में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां उनका उपयोग बहुत बेहतर ढंग से किया जाएगा और उस कामों में उनका उपयोग लिया जाएगा। लेकिन आज वर्तमान समय में मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने लायक चेहरा ओपी चौधरी का मैं जहां तक समझता हूं कि नहीं है। जी जी, देखिए, छत्तीसगढ़ भाजपा में दो धड़े माने जाते हैं। एक धड़ा है रमन खेमा और दूसरा है ब्रजमोहन खेमा। ठीक है, रमन सिंह के जैसे नए समाचार आ रहे हैं कि रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन कल के समाचार पे अपन चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि रमन सिंह केंद्र पे जा सकते हैं। पर ब्रजमोहन अग्रवाल जो एक 8वीं बार जीत कर एक बहुत अच्छी स्थिति उन्होंने बनाई है, इनको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? क्या हो सकता है देखिए, बेहतर इनके लिए? जो आज की परिस्थिति है, जैसा माहौल नजर आ रहा है उसमें ये साफ दिख रहा है कि जो पुराने मुख्यमंत्री थे वो रिपीट मुख्यमंत्री पद पे दोबारा नहीं किए जा रहे हैं और कोई नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि मंत्रिमंडल में भी नए चेहरे आएंगे। और ब्रजमोहन अग्रवाल जी का कद भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत बड़ा है और लंबे समय से वो एक ही क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं, और इस बार तो उन्होंने प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीत हासिल किया है। और उनके अंदर एक खासियत और भी है, खूबी भी है, वो सर्वमान्य है और सभी दलों के नेताओं से मित्रवत संबंध रखते हैं। उनका व्यवहार अलग है। कांग्रेस के भी नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी वो लगातार स्नेह करते रहते हैं, जोगी कांग्रेस के नेताओं को भी स्नेह करते रहते हैं, और भी जो भी दल हैं सबको। तो मौजूदा जो विधानसभा बनने जा रही है उसमें एक और महत्वपूर्ण पद है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को का चुनाव होना है जो सर्वमान्य हो, सार्वभौमिक हो और सभी की बातों को सुन सके, सभी को संतुष्ट कर सके, सभी को साथ लेकर के चल सके और सदन को गरिमा में पूर्ण ढंग से चला सके। वह पद होता है विधानसभा अध्यक्ष का। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्तित्व का उपयोग विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कर सकती है, और वर्तमान जो विधानसभा बनने जा रही है उसमें विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए ब्रजमोहन अग्रवाल से मुफीद चेहरा कोई दूसरा नहीं है। हम दूसरे और चेहरों पर भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ वरिष्ठ विधायक चुन करके आए हैं। उसमें एक नाम धर्मलाल कौशिक का भी है, एक नाम राजेश मूणत का भी है, एक नाम अमर अग्रवाल का भी है, एक नाम धर्मजीत सिंह का भी है जो भारतीय जनता पार्टी में इस बार ही प्रवेश करके आए हैं और तखतपुर से विधानसभा चुनाव जीत करके आए हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यक्तित्व हैं जिनके नामों पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन इन सारे नामों में ब्रजमोहन अग्रवाल सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो मुझको लगता है कि इस सरकार में, इस विधानसभा में उनको मंत्रिमंडल में स्थान देने के बजाय विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नवाजा जा सकता है, ऐसी संभावनाएं
प्रबल देखने को मिल रही हैं। जी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल में बिल्कुल नए चेहरे रहेंगे, पुराने रिपीट नहीं हो सकते? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मंत्रिमंडल में नए चेहरे आएंगे। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नए तरीके से काम करना चाहती है, ऐसा उनके कदमों से लग रहा है। और जो भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरी नए तरीके से छत्तीसगढ़ में अपने को प्रेजेंट करना चाह रही है। आने वाले 2 महीने बाद मेरे ख्याल से मार्च तक अधिसूचना जारी हो जाएगी लोकसभा चुनाव के लिए, और अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव भी है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी चुनाव में विधानसभा में बनाए गए थे, उन लोगों ने 5 दिसंबर को विधायकों से जो मुलाकात की है, 4 और 5 दिसंबर में, उसमें विधायकों को, जो नए विधायक आए हैं, उनको साफ संदेश दिया है कि हमको इस तरह से काम करना है कि छत्तीसगढ़ की जो 11 लोकसभा सीटें हैं, उसमें 11 में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाना चाहिए। तो इस हिसाब से नहीं लगता कि पुराने जो चेहरे हैं, पुराने सरकार में जो मंत्री रहे हैं, इस बार रिपीट हो पाएंगे। क्योंकि अगर पुराने चेहरों को रिपीट करते हैं तो पिछले सरकारों में जो खामियां रही हैं विपक्ष के लिए, वो एक मुद्दा बन जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से पूरे मंत्रिमंडल में नए चेहरे ही नजर आएंगे। जी पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, अभी लगातार बात करेंगे आपसे।